दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे जो भी सुनेगा उसके मुंह से यही निकलेगा कि क्या प्यार ऐसा होता है। आज जिस कहानी को हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं वो है श्रद्धा वॉकर की कहानी, जिसके बारे में आपने हाल फिलहाल टीवी में जरूर देखा या सुना होगा। श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। उसके परिवार में उसके पिता विकास वॉकर, उसकी माँ सुमन वॉकर, उसका छोटा भाई जो कि 23 वर्षीय था और खुद श्रद्धा जो कि 27 वर्षीय थी रहते थे। पिता किसी वजह से परिवार से अलग रहते थे और श्रद्धा अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। पिता की वहाँ पालघर में ही एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी जिसमें सर्विसिंग का काम भी होता था। ये बात लगभग 2018 की है। जब श्रद्धा की पढ़ाई पूरी हुई तो उसने अपने कुछ दोस्तों की मदद से मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर का जॉब पा लिया और वो वहीं मुंबई में मलाड में जाके शिफ्ट हो गई। वहाँ वो एक किराए का घर लेके रहा करती थी। जिस मल्टीनेशनल कंपनी में श्रद्धा नौकरी करती थी वहाँ उसकी मुलाकात होती है आफ्ताब नाम के एक लड़के से जो पहले से ही वहाँ नौकरी करता था। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान होती है, दोस्ती होती है और ये दोस्ती आगे चल के प्यार में बदल जाती है। आफ्ताब का पूरा नाम था आफ्ताब पूनेवाला, जो कि लगभग 30 वर्ष का था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लग जाते हैं और दोनों एक ही साथ एक ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। 2019 में जब श्रद्धा पालघर आती है तो वो अपनी माँ को आफ्ताब के बारे में बताती है। उसकी माँ इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसे समझाती है कि आफ्ताब एक मुस्लिम है, श्रद्धा एक हिंदू है, वो दोनों के परिवार अलग है, दोनों की सोच अलग है, रहन सहन अलग है। माँ के बार बार समझाने पर भी श्रद्धा नहीं मानती है। फिर वो अपनी माँ को ये भी बताती है कि वो दोनों पहले से ही एक साथ रह रहे, एक ही घर में रह रहे, लिव इन में रह रहे। ये सुन के माँ को और भी ज्यादा गुस्सा आती है। दोनों माँ बेटी में बहस होती है और श्रद्धा गुस्से में आके घर छोड़ के चली जाती है। धीरे धीरे ये बात पिता तक पहुँचती है तो पिता को भी बहुत गुस्सा आती है। वो भी श्रद्धा को समझाने की काफी कोशिश करते हैं पर श्रद्धा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गुस्से में किसी से भी बात नहीं करती। कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। फिर श्रद्धा की माँ श्रद्धा को फ़ोन करती है। आखिर माँ तो माँ ही होती है, तो अपनी बेटी के हालचाल लेने के लिए वो उसे फ़ोन करती है, उसके हालचाल लेती है और फिर उसे समझाने की कोशिश करती है। लेकिन श्रद्धा को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। अब माँ धीरे धीरे बीच बीच में श्रद्धा के हालचाल रहती थी, बीच बीच में उसे समझाने की भी कोशिश करती थी, पर इन सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते टाइम बीतता है और साल 2020 में जनवरी के महीने में श्रद्धा की माता का देहांत हो जाता है। ये खबर श्रद्धा के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर थी। वो पालघर आती है, सारे रीति रिवाज रस्म सब पूरे करती है और थोड़े समय के बाद वापस वो मुंबई लौट आती है। अब धीरे धीरे उसके पिता और भाई दोनों मिलके उसे समझाते हैं और उसे इस रिश्ते से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन श्रद्धा किसी की भी नहीं सुनती। श्रद्धा पहले से ही अपने पिता से बहुत ज्यादा बातें नहीं करती थी और अब तो वो अपने भाई से भी बहुत कम बात करती है। यानी कि श्रद्धा की अपने परिवार से बातचीत काफी ज्यादा कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। श्रद्धा के भाई के पास उसके कुछ दोस्तों के नंबर थे तो बीच बीच में उसके पिता और भाई उसके दोस्तों को फोन करके श्रद्धा का हालचाल ले लिया करते थे। लेकिन जब वो बार बार ऐसा करते हैं तो उन्हें खुद थोड़ा अजीब लगता है। तब वो सोचते हैं कि अब कैसे पता लगाया जाए कि श्रद्धा कैसी है। तो वो दोनों मिलकर श्रद्धा के व्हाट्सएप, फेसबुक इन सबको ट्रैक करने लग जाते हैं। श्रद्धा एक बहुत ही एक्सट्रोवर्ट लड़की थी। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था, उसे लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद था और वो ये सारी चीज़ें फेसबुक पे अपडेट करती रहती थी, व्हाट्सएप पे स्टेटस बहुत अपडेट करती थी। यानी कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। तो जब भी वो व्हाट्सएप पे अपना डीपी चेंज करती थी या फेसबुक पे कोई पोस्ट शेयर करती थी या फोटो शेयर करती थी, जब वो कोई खुशी की फोटोज देखते थे, घूमने फिरने के फोटोज देखते थे, तो भाई और पिता को पता चल जाता था कि श्रद्धा ठीक है, खुश है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर श्रद्धा ठीक ठाक है। यहाँ श्रद्धा और आफ्ताब दोनों को लिव इन में रहते काफी समय बीत जाता है। धीरे धीरे आफ्ताब के घर वालों को, रिश्तेदारों को उनके बारे में पता चलता है तो उनको भी इस रिश्ते से ऐतराज होता है। कुछ समय तक चीजें ऐसी ही चलती रहती हैं और अब समय आ जाता है मार्च 2022। इसी बीच में श्रद्धा और आफ्ताब कुछ जगहों पर घूम कर आए थे, जैसे कि हिमाचल। तो वहाँ पे उनको एक दोस्त मिलता है जो दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहता था और वो उन्हें बताता है कि दिल्ली में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हैं, तो क्यों ना आप लोग दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाओ। फिर श्रद्धा और आफ्ताब ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना दिल्ली शिफ्ट हो जाए। इससे वो अपने जान पहचान के लोग, रिश्तेदारों से दूर रहेंगे, एक नई जगह पे रहेंगे जहाँ उन्हें कोई नहीं जानता। तो इससे उनकी जिंदगी और चैन से कटेगी, आराम से कटेगी, बिना किसी के दखल के। और फिर 9 मई 2022 को श्रद्धा और आफ्ताब मुंबई से दिल्ली पहुँचते हैं। 2-3 दिनों के लिए किसी होटल में रहते हैं। फिर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त जिसका घर छतरपुर में था उसके घर में 2-3 दिन रहते हैं और उसके बाद उसी इलाके में एक किराए का घर ढूंढ लेते हैं और दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं।
नए घर में शिफ्ट होने के बाद 2-4 दिन तो ठीक ठाक गुजर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनके बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। श्रद्धा बार बार आफताब के ऊपर शादी का दबाव डाल रही थी। वो बार बार ये कह रही थी कि बहुत दिन से हम लोग लिव इन में रह रहे हैं और अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। वहीं आफताब इस चीज़ को टाल रहा था। उसका यही कहना था कि जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो शादी करने की क्या ज़रूरत। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आफताब का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। शायद श्रद्धा इस बारे में जान गई थी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और डेली की नोकझोंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आता है 18 मई 2022 का दिन, जिस दिन उन दोनों के बीच में बहुत तेज़ लड़ाई होती है। सिचुएशंस ऐसे ही चलती रहती हैं और सितंबर का महीना आ जाता है, जहां एक दिन श्रद्धा का दोस्त श्रद्धा के भाई को फ़ोन करता है। उसका दोस्त उसके भाई से कहता है कि मैं पिछले 2-2.5 महीने से श्रद्धा को फ़ोन लगा रहा हूँ और उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है, तो अगर उसने कोई नया नंबर ले लिया है तो प्लीज़ आप मुझे उसका नया नंबर दे दीजिए। ये सुन के उसका भाई बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके भाई और उसके पिता भी यहाँ से उसको काफ़ी फ़ोन ट्राई कर रहे थे, पर उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। जब एक बार मई के महीने में श्रद्धा के पिता ने उसके दोस्तों को फ़ोन किया था तो उसके दोस्तों ने बताया था कि श्रद्धा आफताब के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। तो उसके पिता ने सोचा कि शायद थोड़ा समय लग रहा है एडजस्ट होने में, नई जगह है, तो इसलिए उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। बीच में उसके पिता और भाई को भी एक बार बहुत ज़्यादा अजीब लगा था जब काफ़ी समय से श्रद्धा ने फेसबुक और व्हाट्सएप पे कोई एक्टिविटी नहीं की थी, और वो डर अब बहुत ज़्यादा खौफ में बदल गया था उसके दोस्त के फ़ोन आने के बाद। अब श्रद्धा के भाई और श्रद्धा के पिता दोनों मिलकर उसके सारे दोस्तों को फ़ोन लगाते हैं। सबका यही कहना होता है कि पिछले 2-3 महीने से श्रद्धा का फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। उसके किसी भी दोस्त की उससे बात नहीं हुई है। अब भाई और पिता की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बगल के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ श्रद्धा की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाते हैं और सारी कहानी पुलिस को बताते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस इस केस की तफ्तीश शुरू कर देती है। जांच के सिलसिले में पुलिस ने 1-2 बार आफताब को दिल्ली से मुंबई बुलाया, लेकिन फिर आगे चल के पुलिस इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र कर देती है, क्योंकि केस दिल्ली के छतरपुर का था। तो इस केस को दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन, जिसके अंतर्गत छतरपुर का इलाका आता है, वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है। इनिशियल जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और फिर 4 से 5 नवंबर को श्रद्धा के पिता और भाई दिल्ली आते हैं। उनके दिल्ली आने के बाद इस केस की जांच पड़ताल बहुत तेजी से शुरू हो जाती है। उसके पिता पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं। पुलिस सबसे पहले आफताब के फ़ोन के जरिए उसके घर का पता लगाती है और जैसे ही घर का पता चल जाता है पुलिस उसके घर पहुंच जाती है पूछताछ करने के लिए। और फिर पुलिस उससे पूछती है कि इस घर में कौन कौन रहता है। तो आफताब कहता है कि इस घर में मैं अकेला रहता हूँ। तो फिर पुलिस उससे पूछती है कि आपके साथ श्रद्धा नाम की एक लड़की भी रहती थी, तो अब वो कहाँ है। तो आफताब बताता है कि वो मेरे साथ रहती ज़रूर थी, लेकिन 18 मई के बाद वो मेरे साथ नहीं रहती है। तो आफताब पुलिस को सारी कहानी बताता है और फिर बताता है कि 18 मई को उसके और श्रद्धा के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, जिससे गुस्से में आके श्रद्धा घर छोड़ के चली गई। फिर आफताब बताता है कि उसके बाद उसने श्रद्धा को काफ़ी फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद उसने भी गुस्से में उसको फ़ोन करना बंद कर दिया, उसको ढूंढना बंद कर दिया। वो कहता है कि हो सकता है कि उसे कोई और मिल गया हो, वो उसके साथ चली गई हो, तो अब मुझे भी उसको ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पुलिस उसकी बात सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अब पुलिस जब अपनी जांच को और आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि 18 मई के बाद श्रद्धा का फ़ोन तो स्विच ऑफ लगातार है ही, पर आफताब ने उसे फ़ोन करने की कभी भी कोशिश नहीं की। तो पुलिस उससे पूछती है कि तुम झूठ क्यों कह रहे हो कि तुमने उसे फ़ोन करने की कोशिश करी है। जब पुलिस घुमा फिरा के आफताब से बहुत सारे सवाल करती है तो आफताब हर सवाल का अलग अलग जवाब देता है और अलग अलग कहानियाँ सुनाने लग जाता है। इस बात से पुलिस को उसके ऊपर पूरा शक हो जाता है। पुलिस आफताब को पुलिस स्टेशन लेके जाती है और अपने हिसाब से पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस की सख्ती से पूछताछ शुरू होती है, आफताब अपना मुंह खोल देता है और जो कहानी वो पुलिस को सुनाता है, उस कहानी को सुन के सब हैरान रह जाते हैं। वो बताता है कि जब 18 तारीख को उनकी लड़ाई हुई थी तो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि गुस्से में आके आफताब ने श्रद्धा का गला दबा दिया और वो उसने इतनी तेज़ दबाया कि श्रद्धा की मौत हो गई। उसके बाद वो मार्केट गया, 3 अलग दुकानों पे गया। एक दुकान से उसने आरी खरीदी, दूसरी दुकान से उसने बड़ा वाला फ्रिज खरीदा और तीसरी दुकान से उसने पिट्ठू बैग और डस्टबिन बैग्स खरीदे। और सबसे पहले श्रद्धा के कपड़ों को एक पॉलीथीन बैग में बांध के अलग रख देता है। उसके बाद वो श्रद्धा की डेड बॉडी को बाथरूम में लेके जाता है और अगले 2-3 दिन तक लगातार उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। बताया गया कि उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए
और उन सभी टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन बैग में बांध के फ्रिज में रख देता है। सबसे पहले वह श्रद्धा के जो कपड़ों वाला बैग था उसे बाहर जाके जहाँ बड़ा सा डस्टबिन होता है वहाँ जाके डिस्पोज कर देता, डाल के आ जाता है। उसके बाद डेली वो रात को 2 से 3 बजे के बीच में निकलता, अपना पिट्ठू बैग लेता, फ्रिज में से एक बैग निकालता, अपने पिट्ठू बैग में डालता और उसे दिल्ली के अलग अलग सुनसान जगहों में फेंक आता, जिसमें दिल्ली का मेहरौली वाला जंगल और भी बहुत सारे सुनसान जगह हैं। वहाँ पे एक एक करके उसने सारे बैग्स को फेंक देता है। ऐसा करने में उसे 18 से 20 दिन का समय लग जाता है और वो कभी भी किसी पुलिस वाले किसी के भी नज़र में नहीं आया। जब उसका पूरा काम खत्म हो जाता है तो जो लास्ट के दिन वो अपने पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ करता है। उसके बाद पूरे घर को, बाथरूम को केमिकल से, फिनाइल से अच्छी तरीके से साफ कर देता है और उसके बाद वो उसी घर में रहने लग जाता है। पुलिस को एक और बात बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि जब तक श्रद्धा के शरीर के टुकड़े उस फ्रिज में रखे हुए थे वो फ्रिज को दिन में न जाने कितनी बार खोलता, कभी दूध निकालता, कभी पानी निकालता, कभी कोई खाने की चीज़ निकालता और वहाँ वो श्रद्धा को उन टुकड़ों के रूप में देखता और एकदम नॉर्मल बिहेव करता, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये सुन के ही किसी की रूह कांप जाएगी। इस बीच में ये भी बताया गया कि जब वो श्रद्धा के शरीर के टुकड़े कर रहा था तो एक दिन गलती से आरी उसके हाथ में लग जाती है, तो वो पास के एक डॉक्टर को दिखाने जाता है। जब उस डॉक्टर का बयान लिया गया तो डॉक्टर ने बताया कि जब वो उसकी क्लिनिक आया था तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी और उसने डॉक्टर को बताया कि जब वो अपने लिए फल काट रहा था तो गलती से चाकू उसके हाथ पे लग गया। अब क्योंकि घाव बहुत हल्का सा था तो डॉक्टर को भी ज़्यादा उसके ऊपर कोई शक नहीं हुआ। उसने उसकी पट्टी कर दी, उसने पैसे दिए और वो चला गया वहाँ से। तो डॉक्टर का भी कहना है कि उसके चेहरे पर किसी भी तरीके का कोई टेंशन, कोई हाव भाव कुछ भी नहीं था। वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। क्या कोई इंसान इतना नॉर्मल बिहेव कर सकता है इस हालात में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस ने अपनी जांच को और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। अब वो दिल्ली की अलग अलग जगहों में जाके, जहाँ पे मेहरौली का जंगल है और भी सुनसान जगह हैं जहाँ पे उसने बताया था कि उसने पॉलीथीन बैग्स को फेंका था, वहाँ जाके वो श्रद्धा के जो शरीर के टुकड़े हैं उनको ढूंढ रही है ताकि पुलिस ये साबित कर सके कि श्रद्धा मर चुकी है। एक बार यदि ये साबित हो जाए कि श्रद्धा मर चुकी है तो पुलिस अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इस तरीके के हैवान इंसान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब आगे इस केस में क्या रुख आता है वो तो समय ही बताएगा, क्योंकि हर रोज़ यहाँ एक नए खुलासे हो रहे हैं। तो आगे जो भी नया अपडेट होगा, जो भी नए खुलासे होंगे वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल बस यही, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हर क्राइम, हर जुर्म एक दस्तक ज़रूर देता है। बस उस दस्तक को सुनने और समझने की देर है। अगर हम हर जुर्म की दस्तक को पहले ही भांप लें तो हो सकता है कि कितने सारे जुर्म से इंसान अपने आप को बचा सके। जैसे कि इस केस में अगर जब श्रद्धा उसे बार बार कह रही थी शादी के लिए और वो मना कर रहा था तो उसे समझ जाना चाहिए था कि अब ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता है और उसे उसको छोड़ के चले जाना चाहिए था। क्योंकि जो इंसान इतने लंबे रिश्ते के बाद भी शादी को टाल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे उस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे उस इंसान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सामने वाले को आगे बढ़ के इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए था। काश श्रद्धा अगर इस बात को समझ जाती तो शायद वो आज जिंदा होती। तो आज के लिए बस यही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस यही, नमस्कार।